हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैक्स एंड बिज बाय सुहेल मेमन। जैसे कि आपको पता है, इस चैनल में हम बात करते हैं टैक्सेशन इन इंडिया, टैक्सेशन इन यूएई, बिजनेस इन इंडिया, बिजनेस इन यूएई। आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान है जो इंडिया से आए हुए हैं, आदिल कादरी। जो आदिल कादरी ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ है और शार्क टैंक में भी फीचर हो चुके हैं। आदिल कादरी को इंडिया में बहुत लोग जानते हैं, उनकी प्रीमियम अत्तर एंड फ्रेग्रेंस की ब्रांड है आदिल भाई मुझे दुबई में मिल गए, तो मैंने आदिल भाई को रिक्वेस्ट किया कि आदिल भाई क्यों ना हम एक पॉडकास्ट करें जिसमें हम बात करें बिजनेस और मोटिवेशन के बारे में। तो वेलकम टू माय चैनल आदिल भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग माय इनवाइट। थैंक यू सो मच सुहेल भाई, और बहुत ज़्यादा कैजुअल हो रहा है। मैं बता दूं देखने वालों को कि सुहेल भाई मेरे भाई एक कज़िन है। सुहेल भाई ज़्यादा प्रोफेशनल हो रहे हैं अभी, बट हाँ, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। और देखो अब मज़ा आ रहा है, बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ आदिल भाई, मैंने तो आपका इंट्रोडक्शन दिया और आपको वैसे इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में आपके काफ़ी फॉलोअर्स हैं। अभी हम जैसे ही म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर से आ रहे थे तो आपके काफ़ी फैंस आपको मिल गए फ़ोटो लेने के लिए। और मैं जिनसे भी बात करता हूँ या मैं देखता हूँ आपको आसपास, तो हर बंदा एक चीज़ ज़रूर बोलता है, आदिल भाई हम आपसे बहुत मोटिवेटेड है और हम आपको फॉलो करते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आदिल भाई, ये सक्सेस को आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह से इसको कोप अप करते हैं? मैं जो भी चीज़ें देखता हूँ, जैसे ये लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं या ग्रुप में अगर हमारी बातें होती है, न्यूज़ वगैरह पे बातें होती है, आर्टिकल्स में होती है, तो ये सब चीज़ को देख के मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस लायक नहीं थे हम, बट अल्लाह ने उस लायक बनाया है। बट मैं एक अपनी ज़िंदगी का मकसद ये समझता हूँ कि सक्सेस मिली है। खैर सक्सेस तो मेरे लिए सक्सेस, मैं उस चीज़ को मानता हूँ कि जिस दिन मैं ईमान पर दुनिया से जाऊँगा उस दिन मैं असली सक्सेस मानूंगा। ये तो दुनियावी सक्सेस है, बट मैं सक्सेस को इस तरह से देखता हूँ कि जो मुझे मिला है, अब मैं कोशिश करूँ कि आगे भी लोगों को जो नॉलेज मैंने हासिल किया, जो चीज़ें मैंने हासिल की, वो आगे लोगों तक पहुँचाऊँ। तो अब एक गोल बना है कि अब हम तो पहुँच गए, लेकिन अब हाथ पकड़ के लोगों को खींचेंगे, तो ये एक गोल बन रहा है। बहुत ही अच्छी बात कही आदिल भाई आपने कि हम तो कहीं पहुंच गए, लेकिन हमारे आसपास जो लोग हैं उनको भी कहीं हम ले जाएं, मोटिवेट करें। तो डेफिनेटली ये आपकी जो सोच है, इसमें इंशाल्लाह अल्लाह आपको और कामयाबी दे। और आदिल भाई, एक सवाल ये था कि दुबई कैसे आना हुआ? क्या दुबई के कुछ प्लानिंग्स चल रहे हैं, क्या इनसाइट्स है? दुबई में इस बार अभी जो मैं आया हूँ वो ब्यूटी वर्ल्ड के लिए आया हूँ, जो मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा फ्रेगरेंस और ब्यूटी और कॉस्मेटिक का जो एक्सपो होता है उसके लिए आया हूँ। बट वैसे मैं आता रहता हूँ क्योंकि आदिल कादरी का एक ऑफिशियल स्टोर भी है गोल्ड सुक डेरा में, और ई कॉमर्स वेबसाइट भी यहाँ पर चालू है। शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बट दुबई में ऑलरेडी एक स्टोर है, बिजनेस है अपना, वेबसाइट चलती है, ऑनलाइन ऑर्डर होता है। और जैसे इंडिया में हम वेबसाइट वगैरह ऑपरेट करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स वगैरह, इसी तरह से हम यहाँ भी ऑपरेट करते हैं अमेजोन नून पे। तो एक नॉर्मल बिजनेस है जिसकी वजह से आना जाना पड़ता है। बट इस बार तो मैं ब्यूटी वर्ल्ड के लिए आया था स्पेशली। और भाई का घर भी है तो दावत भी होती रहती है, इसलिए भी आते हैं आदिल भाई। तो आदिल, आप यहाँ के ई कॉमर्स मार्केट को किस तरह से देखते हो और आपकी जो स्टोर है वो मार्केट को किस तरह से देखते हो? सुहेल भाई, दुबई जहाँ तक मैंने देखा है अभी तक, तो रिटेल सेंट्रिक मार्केट है, रिटेल ज़्यादा है क्योंकि यहाँ टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं और यहाँ के भी लोग हैं, तो उनका एक रुझान है कि जाते हैं स्टोर में, स्टोर से चीज़ें, मतलब विंडो शॉपिंग ज़्यादा करते हैं, जिसको हम विंडो शॉपिंग बोलते हैं, रिटेल वो ज़्यादा करते हैं। बट एट द सेम टाइम ऑनलाइन डे टू डे बाई डे ग्रो हो रहा है। नून जैसे अपने यहाँ इंडिया में जेप्टो, ब्लिंकिट जो 10 मिनट में डिलीवरी करता है, ऐसे यहाँ पर नून भी डिलीवरी कर रहा है। तो ये सब चीज़ों की वजह से ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। खैर खाना तो हम पहले से ही देख रहे हैं दुबई में कि खाना तो लोग ऐसे ही मंगाते थे सारी चीज़ें, बट जिस तरह से अभी मैं देख रहा हूँ कि ग्रोसरीज, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जैसे इंडिया में मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ, वो ट्रेंड अभी इधर मैं देख रहा हूँ कि लोगों ने स्टार्ट कर दिया। नून मिनट्स से 10-10, 15-15 मिनट में तलाबत से चीज़ें मंगा रहे हैं। तो ई कॉमर्स डेफिनेटली
ग्रो होने वाला है। बट कहीं ना कहीं माइंड में फिर एक सवाल भी आता है कि कौन से प्रोडक्ट चलेंगे, कौन से टारगेट मार्केट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग आते हैं टूरिस्ट। अब वो टूरिस्ट चलो खाना तो मंगवा लेते हैं, बट देन कुछ प्रोडक्ट मंगाएंगे कि नहीं मंगवाएंगे, ये सारी चीज़ें एक माइंड में थॉट चलती रहती है। बट जहाँ तक मैं वेबसाइट चला रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, हमारे तो ऑर्डर्स वगैरह ग्रो होते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देख रहा हूँ इसको कि ई कॉमर्स फ्यूचर बनने वाला है। बट वही है कि फिर कैसे प्रोडक्ट आपके रहेंगे, क्या लॉन्च कर रहे हो आप, क्या प्राइस पॉइंट है, किसको बेचना है, आपको लोकल्स को बेचना है, आपको टूरिस्ट को बेचना है, आपको लेबर्स को बेचना है, या आपको इंडिया पाकिस्तान से या बांग्लादेश से जो काम करने के लिए प्रोफेशनल्स आए उनको बेचना है, तो वो भी डिपेंड करेगा। बट हाँ, मार्केट तो ग्रो कर रहा है। आदिल भाई, मैंने तो आपके साथ आदिल कादरी में काफ़ी अभी भी मैं आपकी कंसल्टेंसी करता हूँ, तो मैं तो काफ़ी क्लोज रहा हूँ आपके साथ फ्रॉम द स्टार्ट। इंडिया में फ़ायदा यह है कि इंडिया में पॉपुलेशन है, यूएई में पॉपुलेशन कम है, लेकिन यूएई का फ़ायदा यह है कि यहाँ पे परचेजिंग पावर ज़्यादा है। तो जो हम बात करते थे जब हम स्टार्ट किए थे बास्केट वैल्यू पे, हाँ। तो यहाँ के बास्केट वैल्यू और इंडिया के बास्केट वैल्यू में डिफरेंस तो होगा Friends है, हाँ। काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे जो लोगों की परचेजिंग पावर है वो स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू इंडिया। और यहाँ पे सुहेल भाई एक्सेप्टेंस देखा है कि बहुत अच्छा है लोगों का। अगर कोई ग्रुप में बैठ के कोई बोल देता है कि यार ये चीज़ खाने जैसी है, ये चीज़ आपको ट्राई करनी चाहिए, तो अगला बंदा डेफिनेटली उसको ट्राई करता है। जबकि इंडिया में बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ता है, जैसे हम मार्केटिंग करते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये वो सारी चीज़ें। बट यहाँ पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मैंने देखा है बहुत ज़्यादा चल रही है। बंदा कोई वीडियो डाल देता है कि ये रेस्टोरेंट अभी ट्रेंड में जा रहा है, ये प्रोडक्ट ट्रेंड में जा रहा है, दूसरे दिन से वो भागना शुरू हो जाता है। तो यहाँ ये चीज़ें देखी है। और परचेजिंग पावर तो मैंने खुद ने अपने स्टोर वगैरह पे देखा है कि यहाँ लोग खर्चा करने के लिए कतराते नहीं है, मतलब एग्जैक्टली कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं। कुछ ना कुछ नया ट्राई करते। जैसे कि 2 दिन पहले आपने मुझे स्टोरी परफ्यूम गिफ्ट किया, मैं वो परफ्यूम मैंने अपने फ्रेंड को बताया, मेरे फ्रेंड ने ले लिया मुझसे कि ये बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया परफ्यूम है, ले लिया, और उसने 5 लोगों को और बताया बिकॉज उसकी फ्रेग्रेंस अच्छी थी। ठीक है, तो आप जो वो बोल रहे हो ना एक्सेप्टेंस की बात, तो यहाँ इस तरह से भी देखा है मैंने ये। हाँ, तो ये यहाँ पे काफ़ी होता है कि नहीं यार ये, और मैं तो आपके ही परफ्यूम्स ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो मुझे काफ़ी टाइम पूछा भी जाता है यहाँ पे भी, यार ये कौन सा परफ्यूम है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, ऊद बेस और वो ज़्यादा परफ्यूम्स चल रहे होते हैं, और हम आपके परफ्यूम्स यूज़ कर रहे और होते एक है ना सुहेल भाई के हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ये कि ये परफ्यूम वर्ल्ड माना जाता है, परफ्यूम की दुनिया है जहाँ से परफ्यूम लोग यहाँ आते हैं लेने के लिए। बाकायदा ऐसे ऐसे लोग हैं कि लोग फ्लाइट में आते हैं, परफ्यूम खरीदते चले जाते हैं। मतलब इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट है, बहुत सारी चीज़ें। बट वहाँ पे आप देखो कि लोग यूएई से परफ्यूम लेके जाते हैं। आदिल कादरी इज़ द ओनली ब्रांड जो इंडिया से लाके दुबई में बेच रहा है। हैं। तो हमारे लिए बड़ी बात है कि हम इंडिया के परफ्यूम यहाँ पर बेच रहे हैं, और दुबई इज़ अ सेंटर, यहाँ से फिर वर्ल्ड वाइड जाता है, तो हमारे प्रोडक्ट्स भी वर्ल्ड वाइड यहाँ से जाते हैं। तो मेरे लिए बहुत ये प्राउड मोमेंट रहता है हमेशा, मैं देखता हूँ तो कि, और फिर ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बेच रहा हूँ, जैसे आपने अभी बताई स्टोरी, ऐसे मैं बहुत सुनता हूँ कि यहाँ के लोकल जो लोग हैं रहने वाले, वो आदिल कादरी के परफ्यूम यूज़ करते हैं। हालांकि आप देखोगे कि यहाँ तो पूरा समंदर है परफ्यूम का, बट पर्सनल लोगों को एक मोहब्बत भी है, एक मानते हैं कि हाँ यार अपना इंडियन ब्रांड है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग खरीदते हैं और आदिल कादरी यूज़ करते हैं। हाँ, मैं अभी आपको एक रियल स्टोरी बताऊं। मैंने अपने फ्रेंड को बताया कि मैं कल इंडिया जा रहा हूं, तो उसने मुझे स्पेसिफिकली बोला है कि आदिल कादरी का वाइट ऊद मेरे लिए ले आना। मैंने बोला यहाँ स्टोर है, मंगवा लो, तो बोले नहीं आप ले आना, तो हमें खर्चा नहीं करना पड़ेगा। हाँ। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, जाने का टैक्सी का ही खर्चा हो जाता है, गोल्ड सुक जाना, पार्किंग के फाइन खाना, इससे बेटर ये था। मैंने बताया ऑनलाइन ले लो, तो बोले नहीं आप हो ना। मैंने यहाँ तक बोला कि मेरा कोड डाल के डिस्काउंट करवा दूंगा, तो बोले नहीं आप ही ले आना। सही है। तो इस तरह से लोग मंगवाते हैं, आपसे मोहब्बत है, आपकी जो परफ्यूम्स है उससे लोग लाइक करते हैं वो परफ्यूम्स को। खैर आगे बात करें आदिल भाई, तो मैं तो यहाँ पे यूएई में बिजनेसेस काफ़ी कवर करता हूँ और कुछ बिजनेसेस देखता भी हूँ, पर्सनली कंसल्ट भी करता हूँ, ऑल ओवर द मिडल ईस्ट कंसल्ट करता हूँ,
एशिया से भी मेरे क्लाइंट्स हैं। एज ए इंडियन या एज अ बिजनेसमैन आपने क्या देखा है यहाँ पे, कौन से बिजनेसेस करने चाहिए? स्पेशली अगर अपने इंडियन भाइयों के लिए हम बात करें तो बहुत सारे काम मैंने देखे जो लोग कर रहे हैं और कर सकते हैं। भाई इंडिया के प्रोडक्ट्स इधर इंपोर्ट होते हैं, स्पेशली फ्रूट ले लो आप, वेजिटेबल्स ले लो, आप मसाले ले लो, स्पाइसेस, ग्रेन्स, बहुत सारी चीज़ें इंडिया से आती है। तो अगर किसी इंडिया से किसी भाई को अगर करना है काम तो वो इधर आके इंपोर्ट कर सकता है। यहाँ बड़ी बड़ी मार्केट है और बहुत डिमांड है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सप्लाई है, डिमांड बहुत है, सप्लाई स्टिल अभी भी कम है अच्छी चीज़ों का। और फिर अपने यहाँ राइस कैसे होते हैं, अपने यहाँ वेजिटेबल्स कैसे होते हैं, वो सब इधर आप लेके बेचो। और ऐसा नहीं कि मैं अपने तौर से कह रहा हूँ, मैंने देखी है लोगों को बेच रहे लोग, और यहाँ सुपर मार्केट्स में हम जाते हैं तो इंडियन फ्रूट्स, इंडियन वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, क्योंकि देखो एट द एंड तो अपने ही लोग हैं यहाँ पे जो खाते पीते ये सारी चीज़ें, और तो वहीं से आनी है। तो इम्पोर्ट का एक मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़ा है, और जिसके पास वेल्थ है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, तो उसके लिए तो बेस्ट है रियल एस्टेट है। अग्री। रियल एस्टेट पे मैंने देखा है, जो लास्ट में तो बहुत ज़्यादा साल से नहीं हुआ, 2-3 साल से ही आता हूँ, बट ये 3 सालों में भी जो पहले साल आया, फिर दूसरा, और अभी मैं आया हूँ, तो उसमें जो तब प्राइसिंग थी और आज है, एक फ्लैट की, एक स्टूडियो की, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। प्लॉट की जो प्राइसेस थी, इतना अप्रिशिएट होता है यहाँ पे प्राइसेस वगैरह। तो जिन लोगों को इन्वेस्टिंग पर्पज से करना है उनके लिए तो रियल एस्टेट बेस्ट है। यस। और कोई बिजनेस जमाना चाहता है अपना कि नहीं यार धंधा करेंगे, तो वो यहाँ पे इंडियन चीज़ें इंपोर्ट कर सकता है ये सब, और बहुत स्कोप है इंडिया वालों के लिए, बहुत स्कोप है, ईज़ ऑफ बिजनेस है। जैसे आपकी फर्म करती है लाइसेंसेस वगैरह, लाइसेंसेस ईजी है, सारे चीज़ें जल्दी आ जाती है, टैक्सेस भी लेस है, तो वो सब चीज़ है। आदिल, मैंने ये देखा है यहाँ पे, जैसे आपने बताया इंपोर्ट काफ़ी लोग करते हैं, काफ़ी क्लाइंट्स हैं हमारे। उनका मॉडल मैं आपको एक मॉडल बताता हूँ। एक मेरे क्लाइंट का मॉडल ये है कि उनका यूएई आने का रीज़न ये था कि मैन्युफैक्चरिंग वो इंडिया में या बांग्लादेश में करवा रहे, टेक्सटाइल प्रोडक्ट ले लो या कुछ भी और ले लो, बिकॉज वहाँ पे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाता है। इंडिया से या बांग्लादेश से वो डायरेक्ट यहाँ एक्सपोर्ट करवाते और यहाँ से वर्ल्ड कवर करते। सही बोलते दुबई में हम बैठते ना, तो हमें यूरोप में, मिडल ईस्ट रीजन में, जैसे कि सऊदी हो गया, सऊदी इज़ अ बिग मार्केट, तो ये मार्केट में लोग हमारे पे कॉन्फिडेंस रखते हैं। बीइंग अ दुबई कंपनी हमारे पे कॉन्फिडेंस आ जाता है लोगों को। सही। फिर पेमेंट जो आना होता है, कैश फ्लो बोलते हैं जिसको, यूएसडी में पेमेंट आना, मल्टी करेंसी अकाउंट्स होना, ये सारी चीज़ों की वजह से ये जो दुबई जो है ना, वो बहुत ही ट्रेड का बहुत ही बेटर हब बन जाता है। और वन मोर बेनिफिट है दुबई का, यहाँ की जोग्राफिकल लोकेशन जो है ना, अगर आप पोर्ट, आप मैप खोल के देखो पोर्ट, तो आप देखोगे ये कितने इजीली सब, इंडिया करीब है, ये करीब है, वो करीब को कनेक्ट करता है, तो उसका भी बहुत फायदा होता है। तो यस, डेफिनेटली आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट पकड़ा इंडियंस के लिए कि वो इंपोर्ट या ट्रेडिंग का बिजनेस यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने बीच में एक पॉडकास्ट में किसी इन्फ्लुएंसर ने मुझे भी पूछा था, टैक्स के पॉडकास्ट में, कि आपके पास मेजर इंक्वायरीज आपकी कंपनी फॉर्मेशन टीम के पास कौन सी आती है, तो मैंने यही बताया था कि जनरल ट्रेडिंग की जो है वो ज़्यादा आती है इंक्वायरीज मेरे पास। मैंने रिसेंट ट्रेंड भी यही देखा है। और ये भी है ना एक्चुअल भाई कि दुबई को दुबई बनाने वाले हम ही लोग हैं। हाँ, दुबई को आज दुबई बनाया है इंडियंस नहीं। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग ये सब देख रहे हैं, प्लानिंग ये वो सारी, फिर यहाँ के बिजनेसेस खड़े करना। मैं अब मेजोरिटी ऑफ द बिजनेसमैन को यहाँ पे देख रहा हूँ इंडियन है, अच्छी पोस्ट पे है, अच्छी पोस्ट पे भाई। ऐसे लग्जरी रेस्टोरेंट्स बनाए हुए, ऐसे लग्जरी ब्रांड्स बनाए हुए, हमको लगता है यार फ्रांस का ब्रांड है, यूके का ब्रांड है, यूएस का ब्रांड होगा। उसकी इंक्वायरी करते हैं, पता चलता है यार इंडियन बंदा है, इंडियन ओनर है। यस, ये काफी यहाँ पे देखा। तो एक चीज ये मैंने देखी है कि वो पोटेंशियल है अपने यहाँ पब्लिक में, बट वो चीज एक जूता या एक कपड़ा या एक कोई सामान वो इंडिया में बनाता है और वो लग्जरी बनाता है, तो वहाँ पे कम बिकता है अपने यहाँ थोड़ा, क्योंकि बजट सेंट्रिक लोग हैं अपने यहाँ और सस्ते में ज़्यादा मानते हैं हम। तो उनकी जो वो स्किल्स है, उनकी कलाकारी है, वो इधर काम लगती है। Exactly. वो महंगी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करके सारी चीज़ें वो खुल के यहाँ पे कर सकते हैं। हाँ, सारा काम। मैं अपनी बात करूँ तो
एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरी कंसल्टेंसी की फीस इन इंडिया एंड मेरी कंसल्टेंसी की फीस इन बहुत फर्क दुबई डेफिनेटली यहाँ काफी skills डिफरेंस की है। कदर बहुत करते हैं लोग। मैंने एक Yes. चीज देखा है कि अगर आपकी इस फील्ड में एक्सपर्ट हो ना तो आपकी बहुत इज्जत करते हैं। Yes. अपने यहाँ ठीक है वो आदत नहीं बनी लोगों की, बट इधर अप्रिशिएट बहुत करते हैं लोग अगर इधर- आप कुछ हाँ। चीज में माहिर है। और हर चीज का चार्ज वो मान के चलते हैं कि भाई सीए है, कुछ सलाह मशवरा लेंगे, रिकमेंडेशन लेंगे तो खर्चा लगता है उसका। एग्जैक्टली अपने ऐसे ही फोन कर देते हैं, आदिल भाई ये समझाओ ना, अरे सुहेल भाई ये क्या होता है टैक्स का। तो ये सब चीजें मैंने यहाँ पे देखी है, अच्छी है। रिस्पेक्ट करते हैं आपकी स्किल्स को कि अगर आप प्रोफेशनल है तो आप घर चला रहे हो उस चीज से, और आपका रिकमेंडेशन या आपकी टिप उसका भी चार्ज लगता है। वो अपने यहाँ नहीं समझते, इधर लोग समझते हैं। यस। तो यहाँ का माइंडसेट ये है ना आदिल भाई कि यू आर अर्निंग इन दिरम्स एंड स्पेंडिंग इन दिरम्स। सही है। तो जिस दिन आप मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो ना उस दिन आपको तकलीफ होना स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है कंपेयर टू दैट, कंपेयर टू इंडिया। लेकिन अगर आप दिरम में अर्न करके दिरम में स्पेंड कर रहे हैं तो फिर इतना डिफरेंस नहीं आता है उसमें। बट हाँ, मेरा एक माइंड ये जाता है कि अगर हम कर रहे हैं काम तो हमारा बेस इंडिया ही होना चाहिए हमेशा। एग्जैक्टली चाहे हम फैक्ट्री करें, चाहे हम बैक ऑफिस करें, तभी फायदा होगा ना। मतलब हम वहां से सब पैसा लेके छोड़ छाड़ के यहाँ जाएंगे तो कंट्री का तो नुकसान हो गया हमारा। नहीं नहीं नहीं, वो तो पर्पस मेरा होना हमेशा भी नहीं चाहिए। हमारा माइंड यही होता है हमेशा, और दोनों फायदा है। हम अगर बैक ऑफिस बनाते हैं इंडिया में, चाहे आप मार्केटिंग एजेंसी खोल लो, चाहे आप सीए फर्म की एजेंसी खोलो, चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग कर ले, जूते कपड़े जो भी है, तो उधर एक तो रोजी सबको मिलती है, सबको रोजगार मिला आपकी तरफ से। और बाकी ये होता है कि इधर वालों के लिए ये होता है कि इधर फैक्ट्रीज महंगी होती है, हाँ तो पहले तो सस्ता काम हो गया उधर, और उधर पैसे पहुंच गए, रोजी मिल गई, तो ये काम हो गया। तो ये तो फायदा होता हमारा मेन पर्पस यही होता है कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो करें ना वो इंडिया में करें फॉर इंडियंस। और मेरी जब कभी किसी से बात भी होती है ना, बीच में भी मेरी एमएसएमए बिजनेस फोरम इंडिया से बात हो रही थी डायरेक्टर से, बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टर से, तो बोले व्हाट इज योर पर्पस? आई सेड सर आई वांट टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इफ आई एम सिटिंग ओवर हियर एंड आउटसोर्सिंग द वर्क फ्रॉम देयर आर टू बेनिफिट्स। एक बेनिफिट ये है मेरा कॉस्ट डाउन हो जाता है, आई कैन चार्ज अ कॉम्पिटिटिव फी ओवर हियर, आई कैन अर्न अ गुड प्रॉफिट, और इंडिया में एम्प्लॉयमेंट दोनों के लिए जनरेशन भी हो win-win जाता होता है। है, दोनों कंट्री के लिए विन विन हो गया। Yes. इधर के लिए भी हो गया, अपने लिए भी हो गया। अभी आपके पास आने के पहले ही मैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पास गया था यहाँ से, उनको यही मैं कन्विंस कर रहा था कि लेट्स शिफ्ट अवर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू इंडिया। उसको कॉस्ट भी बताया, उसको पूरा प्रपोजल बताया कि इस तरह से आप जो यहाँ पे कर रहे हो, जो कॉस्ट में आप यहाँ कर रहे हो इंडिया में आप हो जाएगा 3 चार गुने कम में हो टाइम्स जाएगा। 4 टाइम्स कम में हो जाएगा, और अगर यही कॉस्ट लगाना तो 4 टाइम्स बड़ा हो जाएगा सही है। आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी। सो ही वाज लाइक कन्विंस कि हम इस पे बात करते हैं, तो ये सही है, ये थॉट भी सही है। और आदिल तुम्हारी जर्नी तो मैंने देखी है, बिकॉज हम बचपन से साथ में रहे हैं। हैं। लेकिन अगर तुम हमारे लिसनर्स को कुछ मोटिवेशनल टॉक या कुछ इस तरह से मोटिवेट करना चाहो तो आप क्या कहना चाहोगे? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है मेरी। लोगों का आज भी अगर मैं बोलता हूँ कि मैं 100-200 करोड़ कंपनी का सीईओ हूँ और मैं 5th फेल हूँ या 5th ड्रॉप आउट हूँ, तो लोग सोचते हैं यार झूठ बोल रहे हो। बट हाँ यही है कि बीमारी और ये सब परेशानियों की वजह से स्कूल छोड़ा था। बट एक चीज़ थी जो डिफरेंशिएट मैं आपको बताऊँ, स्कूल नहीं जाना और एजुकेशन नहीं लेना, दोनों में फ़र्क है। अब अपने यहाँ ये समझते हैं कि दोनों एक है, बट अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं स्कूल नहीं पढ़ा बट एजुकेशन तो लिया है, वो इम्पोर्टेंट है। नॉलेज जिसको बोलते हैं, एजुकेट होना वो ज़रूरी है। उसके बिना तो काम ही नहीं है। तो कभी कभार ये भी कई लोग दलील देते हैं कि नहीं पढ़ना लिखना ज़रूरी नहीं। पढ़ना लिखना ज़रूरी है, पढ़ना लिखना ही ज़रूरी है अगर कुछ बड़ा करना। स्कूल या कॉलेज ज़रूरी नहीं है, आप घर पे कर लो, किसी की फॉर्म में रह के सीख लोगे, किसी के नीचे सीख लोगे, या आप लिटरेचर्स पढ़ के कुछ भी करके आपको सीखना है। मतलब एजुकेशन लेना है। अब ये नहीं बोल सकते कि एजुकेशन नहीं लेना। मतलब आदिल भाई ये कहना चाह रहे हैं कि मैं 5th उसके बाद पढ़ नहीं पाया ड्यू टू माई हेल्थ इश्यूज। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आदिल भाई से मोटिवेट होके पढ़ना छोड़ दे। पढ़ना आपको जरूरी है, पर नॉलेज लेना जरूरी है। स्कूल छोड़ा भी तो
फिर सीखे ना हम। हाँ। मैंने बहुत सारे कोर्सेज बाहर से किए हैं, लोगों के नीचे, प्रोफेशनल्स के नीचे काम किया है, बुक्स पढ़ी है। मैं वैसे तो 5th तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश आता था, बट अभी जो मेरे को प्रॉपर इंग्लिश आता है उसकी रीज़न ये है कि बुक्स, मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ इंग्लिश, तो उससे ज़्यादा आ जाता। तो एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट, चाहे वो स्कूल से ले लो, चाहे कॉलेज से ले लो, चाहे कहीं से भी ले लो, एजुकेशन ज़रूरी है। चाहे स्कूल मत जाओ आप, बट आप ये नहीं बोल सकते कि भाई स्कूल नहीं जाना है। और देखो, फिर मैं अब एग्जांपल दूं, मेरी कंपनी में या बहुत सारी कंपनी में मैंने देखा, एक होता है अपनी कंपनी में अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। एक तो टॉप टीम लीडर होते हैं, टॉप लीडर्स होते हैं, आप CMO पकड़ लो, CFO पकड़ लो, बड़े बड़े अलग अलग लेवल के। फिर एक बीच का बंदा होता है जो नॉर्मल कंप्यूटर ऑपरेटर या एक स्किल वाला होता है। फिर आप नीचे के लेवल पे लेबर पकड़ लो। अभी कभी कभार लेबर्स आते हैं कि घर की तकलीफ बहुत है, घर में तकलीफ है, सैलरीज बढ़ा दो, ये वो। एक गवर्नमेंट, क्योंकि हम PF के अंडर आते हैं, तो गवर्नमेंट का भी एक वेजेस है कुछ 12-13 हज़ार, लेकिन उसमें भी उनकी तकलीफ दूर नहीं होती। हम कोशिश करते हैं कि बढ़ाए, बट कभी कभार मेरे को यही सोच आता है, मैं कभी कभार यही सोचता हूँ कि एक स्किल्ड पर्सन और एक लेबर क्यों नहीं बढ़ता उधर से। बिकॉज अब एक तो उसकी एज भी हो गई, पहले कुछ स्किल नहीं हासिल किया, तो कभी भी वो गवर्नमेंट वेजेस के ऊपर उसको जाना ही नहीं है, वो बेचारा जा ही नहीं सकेगा। यार हम भी बोलेंगे कि हम एक लेबर का कितना बढ़ाएंगे, एक स्किल पर्सन है, सेल्स वाला बंदा है, मैनेजमेंट वाला बंदा है। तो मैं एक चीज़ हमेशा कहना चाहूँगा लोगों को कि जो अर्ली टाइम में जल्दबाजी करके कॉलेजेस, स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते, कॉलेजेस छोड़ देते जॉब करने के लिए या उसके लिए। देखो आ जाना, हो सकता है आपको सेल्समैन की कहीं कुछ जॉब वॉब अच्छी मिल जाए, बट एक जगह छोड़ोगे दूसरी जगह जाओगे, 1,000-2,000 रुपया बढ़ेगा, तीसरी जगह जाओगे और 1,000-2,000 रुपया बढ़ेगा, बट आपकी जिंदगी उसी में चली जाएगी। और सुहेल भाई, बहुत बुरा लगता है बोलते हुए, बट हमारे यहाँ ही है इंडिया में, हम देख रहे हैं अपने घर की दुकानों में या रिश्तेदारों में, और बेचारे 20-20 साल से और सेल्समैन है, काम कर रहे होते हैं। वो क्यों? क्योंकि कोई स्किल ही नहीं है, उसको वही काम करना है, दुकान में खड़े रहेंगे। बट वही जगह पे आप ये सोचो कि कोई स्किल डेवलप किया है, कंप्यूटर सीखा हुआ है, डिजाइनिंग, ग्राफिक्स, वीडियो एडिटिंग, कुछ भी स्किल्स आप ले लो और उसका कंपैरिजन करो आप, और सेल्समैन का कंपैरिजन करो, कितना जमीन आसमान का फर्क है। तो ये एक चीज होती है, बहुत सारे लोग जल्दबाजी में, हम समझते हैं कि प्रॉब्लम्स होते हैं घर में, सारी चीजें, पैसे की जरूरत है, बट बैलेंस करने की कोशिश करें। ये टाइम होता है उनका स्कूल का, कॉलेज का, और एक यंगस्टर्स का यही टाइम होता है कि अभी वो सारी चीजें कर ले। 30s-40s के बाद फिर वो नॉलेज भी नहीं प्रॉपरली ले पाएंगे और फिर वो ताकत भी नहीं रहेगी। सही है। तो और यूथ को चाहिए कि स्किल बेस्ड काम करे, स्किल डेवलप करे और एक विजन भी होना चाहिए। जैसे कि मैं अब इसमें, आप जब बात कर रहे थे और आप एग्जांपल्स दे रहे थे, तो सबसे अच्छा एग्जांपल तो आपके फादर का है। मैंने उनको मेरी आंख से देखा है अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते हुए, शॉप पे बैठे बैठे मोबाइल से कुछ भी सीखना, बताना, हमें भी बताना कि ये नई चीज आई है, ये नई चीज आई है। मतलब वो एकदम टेक्नोलॉजी के कीड़े जो बोलते हैं ना, उस तरह से। तो आज देखो तुम्हारी कंपनी में हम जब आते हैं, साथ में बैठे होते हैं, तो काफी सारी चीजें वो हैंडल कर रहे होते हैं, टेक्नोलॉजी वाइज भी होता है, उनको समझाना नहीं पड़ता है। हाँ, वही है कि मेरे फादर है, मैं बहुत सारे लोगों के फादर्स को देखता हूँ, तो मेरे फादर्स को इतना सब मतलब आता है। मेरे वेबसाइट का पूरा पैनल पढ़ लेते हैं, कौन सा फेक ऑर्डर है, कौन सा नहीं, उसको पता चल जाता है। भाई करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन करना हम लोग नहीं करते, मेरे फादर ही करते हैं, उनको ही बैंक की सिस्टम पता है। मैंने नहीं सीखी, मैं ये नहीं कहूँ मुझे नहीं आती, बट मैंने नहीं सीखी, वो पापा कर रहे तो करते रहते, अपने को तो जीपे आता है। बट ये इतनी हैवी टेक्नोलॉजीज है, OTP डालना, लॉगिन करना, वो सब उनको पता है। हाँ, मुझे पता है, क्योंकि मुझे भी पेमेंट लेना होता है तो उनको ही फोन करना पड़ता है कि मेरी पेमेंट भेजो। बात वही आई कि स्किल डेवलप करना, पैदा होके कोई जब होता है तो उसको स्किल नहीं आती है, स्किल डेवलप करनी पड़ती है। कोई ये बोलता है कि यार नहीं मेरे बस का काम नहीं, ऐसा नहीं है, हर कोई कुछ ना कुछ स्किल डेवलप कर सकता है। हम देखते हैं ये अपने सामने ही शेफ है, कुकिंग कर रहे हैं, अपने यहाँ कितना आप देखोगे अकाउंटिंग में है, सेल्स में है, मैनेजमेंट में है बंदे। हमारे यहाँ अगर कंपनी में बात करें हम, तो हमारे जो रिटेल्स मैनेजर है, जो मार्केट प्लेस मैनेजर है, ऐसे बहुत सारे टीम लीडर्स हैं जिन्होंने
कंपनी में आने के बाद बहुत सारी चीजें सीखी है। हाँ, रीजन ये है उन सीखने का और अब टॉप पे पहुंचने का कि उनका माइंडसेट था कि आदिल भाई जो सिखाएंगे, जो फायदा करेगा वो चीज हम करेंगे। सही है। कहीं कोर्सेज के लिए भेजते हैं तो जाएंगे, अगर कुछ नॉलेज देते हैं तो वो हम लेंगे। वो उनका माइंडसेट काम लग गया, आज बड़ी बड़ी पोस्ट पे है। आदिल, तुम्हारी सक्सेस स्टोरी तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने देखी है, और हम खुद भी एज अ फैमिली मेंबर, एज योर ब्रदर प्राउड फील करते, एज योर फाइनेंशियल एंड लीगल कंसल्टेंट भी प्राउड फील करते आपके लिए ये चीज़ में। मेरा एक क्वेश्चन था कि यूजुअली सोशल मीडिया में सक्सेस स्टोरीज फ्लोट होती हैं, ठीक है। वो सक्सेस स्टोरीज फ्लोट होने की वजह से काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस भी होते हैं, काफ़ी लोग मोटिवेट भी होते हैं, और काफ़ी लोग बोलते हैं यार ये कॉलेज ड्रॉप आउट था, इसने ये बनाया, मैं भी बनाऊंगा। सोशल मीडिया में फेलियर स्टोरीज सर्कुलेट नहीं होती है, नहीं होती। तो आप यूथ को क्या एडवाइस करना चाहोगे कि किस तरह से ये जो कंटेंट आप लेते हो, आप जो नॉलेज ले रहे हो या कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो, आप किस तरह से उनको पता होना चाहिए कि भाई सक्सेस रेशियो और फेलियर रेशियो भी होता है, तो वो कोई ऐसा स्टेप ना ले ले कि भाई कॉलेज ड्रॉप आउट ये भी था तो मैं भी बन जाऊं, इस तरह से। तो आप उनको किस तरह से समझाना चाहेंगे या क्या बताएंगे उनको? सुहेल भाई, इसकी वजह ना एक बहुत बड़ी बनी है, मोटिवेशनल स्पीकर्स, अपने यूट्यूबर्स, ये सबसे बड़ी रीजन बनी है ये सारे फेलियर्स। इन्फ्लुएंसर्स ले लो आप, मोटिवेशन वाले ले लो, जिसके शिकार हम भी हुए। तो एक मोटिवेशन देते हैं कि बड़ा करना है, हमेशा बड़ा ही करना है, बड़ा। ठीक है, बहुत अच्छा माइंडसेट है, और वो बट सुहेल भाई बड़ा करने के चक्कर में हम कितने लॉस में या कितने अंदर उतर जाते हैं ना, वो कभी कभार हमको पता नहीं पता। तो मैं ये मानता हूँ, मैं हमेशा बहुत सारे लोगों को बताता हूँ, मुझे मिलते हैं लोग, क्या दिल में हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ कितने ऑर्डर कर रहे हैं, बोले 200-300 ऑर्डर 400 ऑर्डर डेली का कर रहे हैं। मैं उनको पूछता हूँ कि भाई आपका हिसाब किताब कैसा है, तो बोले हिसाब किताब नहीं आता। तो पहले मैं उनको बोलता हूँ हिसाब किताब स्टार्ट करो डे 1 से, ऑर्डर बढ़ाने से पहले। और वो मेरे को ये भी पूछते हैं कि ऑर्डर कितना बढ़ाना चाहिए। तो मैं उनको सबसे मेन चीज़ ये बोलता हूँ कि भाई अगर 500 ऑर्डर में डेली में तेरा पैसा बन रहा है ना, प्रॉफिट, तो तू इससे आगे जाने की कोशिश मत करना, ठीक है। ऑनलाइन में ये होता है कि या बहुत सारे बिजनेस हैं, जब आप बिजनेस को स्केल करते हो तो फिर मार्केटिंग कॉस्ट आपके बढ़ जाते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ जाते हैं, सारी चीजें होती है। देखो, एक तो होता है छोटा बिजनेस, एक बड़ा बिजनेस। छोटे बिजनेस में ज्यादातर सक्सेस रेशियो ज्यादा होता है कि भाई एक बंदा है दुकान खोल के बैठा है तो उसमें सक्सेस ज्यादा है, बट कंपेयर टू दुकान और कंपनी लेंगे तो कंपनी में फेलियर ज्यादा है। क्यों? कि उसमें अभी आपका सेल शायद थोड़ा बहुत चालू हुआ है या नहीं हुआ है, फिर भी आपको बंदे रखने पड़ते हैं, अच्छी ऑफिस बनानी पड़ती है, मार्केटिंग स्टार्ट करना पड़ता है। और हमारे ऑनलाइन में ये होता है कि भाई 300-400 ऑर्डर है, 100-200-300 ऑर्डर डेली बढ़ाना है, तो वो ऑर्डर बढ़ाने के साथ साथ आदमी भी बढ़ाना पड़ेगा ना पैकिंग के लिए। एग्जैक्टली। साथ साथ आपको कस्टमर केयर का बंदा भी रखना पड़ेगा। अब सब आपने सेटअप कर दिया, अच्छा चल रहा है। अब ऐसा हो रहा है कि एक टाइम कभी कभार आता है, बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेस में देखा है, एडवर्टीजमेंट महंगा हो गया या कुछ भी तो हुआ जिससे ऑर्डर कम हो गए। अब ऑर्डर कम हुए लेकिन बंदे की सैलरी आपकी चालू है, तो वो आदमी डूबता जाता है। और दूसरी एक चीज ऑनलाइन में स्पेशली, क्योंकि मैं ऑनलाइन वाला हूँ तो ऑनलाइन की बात करूंगा। ऑनलाइन में जब आप स्केलिंग करते हो ना, बिजनेस मार्केटिंग स्केलिंग करते हो, सारी चीजें, तो सीपीएम बढ़ता है। फेसबुक में आज आप डेली का 5-10 हज़ार स्पेंड करोगे तो सीपीएम सस्ता होता है, बट जैसे जैसे आप प्राइस बढ़ाओगे और बजट बढ़ाओगे, सीपीएम उसका महंगा होता जाता है, क्योंकि फेसबुक इज ऑप्शन। बट ये हमारे बंदे नहीं समझते। अपने लोगों को वो, मैंने पहले वही में आ रहा हूँ पॉइंट पे कि मोटिवेशनल गुरु ने ये वो कि भाई बड़ा धंधा करना है। अभी तो जो फेलियर स्टोरी की आपने बात की, मैं एक्सेप्ट करूंगा, बहुत सारी गलतियां हमने की है यही चक्करों में कि भाई किसी का 100 ऑर्डर है तो हमारा 500 ऑर्डर है, हम इसको बढ़ा दे, और अंधाधुन ऑर्डर बढ़ाते बढ़ाते हम एक टाइम बहुत ज्यादा लॉस में आ गए थे कि कंपनी बंद करने की। आपको तो पता है, मुझे पता है, क्योंकि हम पहले फूक फूक के कदम रख रहे थे, प्रॉफिटेबिलिटी पे काम कर रहे थे, बास्केट वैल्यू देखते थे, कैक देखते थे, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ये सारी चीजें हम स्लोली कर रहे थे। फिर एक टाइम आया जब हम स्केलिंग करने के चक्कर में हमने मिस्टेक्स की, बहुत सारे मिस्टेक्स। और क्या था कि हम
एक्सपोनेंशियल ग्रो करके, और हमारे पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि हमारे पास जो डैशबोर्ड और जो सॉफ्टवेयर से हम काम कर रहे थे, वी वर ग्रोइंग स्लोली। ये सारी एनालिटिक्स हम रात को 3 बजे 4 बजे बैठ के कर रहे होते थे ऑफिस पे, डैशबोर्ड पे हम बैठ के। तो वी वर प्रॉफिटेबल एट दैट टाइम, यस। बट द मोमेंट वी डिसाइडेड बाय गेटिंग मोटिवेटेड कि स्केल करना है, वी मेड वो देखा मिस्टेक्स। देखिए में ही हुआ ना, क्या हुआ हाँ। कि यार अब बड़ी ब्रांड कर रही है, उनसे मोटिवेट हुए वो कर रहे हैं। बट आज मेरा भी गोल, और मैं लोगों को भी ये बताना चाहूंगा, और मेरा भी ये गोल है कि भाई धंधा है, धंधे में प्रॉफिट नहीं है। मतलब आज मैं भी देख रहा हूँ बहुत सारे D2C ब्रांड्स को बर्निंग कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ग्रोथ करना है। और मेरे लिए एक चीज आज ये गोल है कि मैं धंधा कर रहा हूँ, और धंधे में प्रॉफिट ही नहीं है तो वो धंधा ही नहीं। हाँ, प्रॉफिट करना है। खुद मैं भी और लोगों को भी बोलता हूँ कि भाई अगर तू 100-200 ऑर्डर करके घर में पैसे बना के लेके जा रहा है ना, अच्छे खासे बेस्ट है। मत ज्यादा भागने की कोशिश मत कर, ठीक है। जमा कर, 1-1.5-2 साल पैसा जमा कर, प्रॉफिट जमा कर, और वो प्रॉफिट को लेके कुछ बड़ा कर, तो गट पावर रहेगा, बर्निंग की कैपेसिटी रहेगी। बूटस्ट्रैपिंग करते करते कहीं कुछ पैर फिसल गया कि भाई आज 100 रुपये का धंधा हुआ, 10 कमाया, वापस फिर उसको रीइन्वेस्ट किया, और उसमें आप स्केलिंग चालू करोगे, डूबने के बहुत चांसेस है। और सुहेल भाई, आप तो पब्लिक को बोल रहे हो फेलियर स्टोरीज ये वो पब्लिक ने देखी नहीं है। भाई मैं तो इस फील्ड में हूँ, मेरे को तो रोज 100 बंदे मिलते हैं कि आदिल भाई ये धंधा मेरा चल रहा था ऑनलाइन में, मेरे को बंद करना पड़ा, ये रीजन है। मेरे कुछ ग्रुप है, ग्रुप में लोग लिख रहे हैं कि भाई मेरे पॉकेट के पैसे जा रहे हैं और मेरा सब खत्म हो गया है, और शायद 1-2 हफ्ते में कंपनी बंद होने की तैयारी। हम भी तो लॉस की बैलेंस शीट साइन करते हैं ना ई कॉमर्स की, तो हमें भी पता होता है, डर लगता है हाँ। देख के सुहेल भाई, और एक अच्छा नहीं फील होता उन लोग के लिए कि यार उन्होंने इतनी मेहनत से कंपनी बनाई है और ये सारी चीजें, तो अच्छा नहीं लगता। बट मैंने जो समझा और मैंने चीजें सही करी, आज हमें पता है, यस प्रॉफिटेबल है। हम इबिटा नेगेटिव से पॉजिटिव आने में क्या क्या मशक्कत तुमने करी है सब जानते हैं हम। बट लेकिन एक चीज लेके बैठा हूँ मैं कि मेरे को रेस में नहीं भाग। चाहे मेरा कॉम्पिटिटर दिल्ली के 10,000 ऑर्डर करेगा, साल का 400-500 करोड़ का बिजनेस कर रहा है, ठीक है, मैं भी करूंगा बट स्लो करूंगा। मेरे को नहीं भागना है कि एकदम तुरंत से मैं पहुंच जाऊं, वो बहुत खराब है। लोगों मैं नहीं बता सकता बहुत सारी चीजें, बट एक हिंट दे रहा हूँ लोगों को कि भाई ये जो आप दूसरों को देख के मोटिवेट हो रहे हैं, उसमें गड्ढे में गिरने जैसा है कभी कभार। और एक पॉइंट इसमें कि प्रोडक्ट्स भी भाई, हर कोई प्रोडक्ट्स आपको सक्सेस लाके नहीं देगा। भाई मैं परफ्यूम कर रहा हूँ, मेरे को देख के आप कॉपी करेंगे, हर कोई परफ्यूम करेगा, नहीं सब नहीं होता है। आपको अपना पोटेंशियल देखना है कि आप किस पे मास्टर है। जस्ट ओनली कि आदिल कादरी कर रहा है तो हम भी करेंगे, कोई सेंस नहीं बनता। भाई बिजनेसेस ऐसे होते हैं कि मेरे कोई रिश्तेदार, मेरे बाप दादा का किसी का कोई बिजनेस था, उसको मैं बड़े लेवल पे कंटिन्यू करूँ, उसमें बहुत मजा है। ये सारी चीज़ों में मजा है, या कुछ सीखूं मैं और उस सीख के फिर प्रोडक्ट लॉन्च करूं, तो उसमें अलग मजा है। बट जस्ट ओनली कि यार ये अमन गुप्ता बोर्ड कर रहा है हेडफोन, हम भी करेंगे, ये सीए सुहेल भाई बनने तो हम भी सीए बनेंगे। हमने अपनी जर्नी में कितने लोगों को देखा सीए फेल करते हुए। तो ये एक एटीट्यूड यूथ को निकालना चाहिए और पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए। शायद बुरी भी लगेगी मेरी बात लोगों के, आदिल भाई अब बड़े हो गए तो ऐसी बात करते हैं, बट मैं मतलब मेरे को अभी मैं सोचता हूँ ना तो टेंशन होता है कि साला यार अगर कहीं कुछ फिसल जाते तो मतलब कंपनी बंद होने की भी तैयारी हो जाती थी। बट ठीक है, हम यहाँ तक पहुँच गए। अब बिजनेस करना है तो इट्स ऑल अबाउट रिस्क, बट इट इज अ कैलकुलेटेड रिस्क। एग्जैक्टली, तो वो नहीं करते। हाँ, तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना जरूरी है, वरना आप ग्रो नहीं कर पाओगे। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें जो है ना, जो आदिल शायद ऑब्जर्व नहीं करता होगा, जो मैं आदिल में ऑब्जर्व करता हूँ, फ्रॉम द डे वन इसका डेटा एनालिटिक्स बहुत पावरफुल था। इवन दो वो जो भी आप उसकी बैकग्राउंड या स्टडी की बात कर लो, ये कर लो, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, ही विल आस्क, बट उसका डेटा एनालिटिक्स, ऑर्डर, ये वैल्यू इस तरह से निकालो, इसको डिवाइड करो। और आदिल भाई के जो ब्रदर हैं वो भी, बिकॉज वो भी काफ़ी उनको नॉलेज है, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, तो वो भी ये जो सारे डिसीजंस में काफ़ी हेल्प करते हैं उनको। और बाकी कुछ ऐसा टेक्निकल आ जाता है तो देयर आर पीपल हु ही कंसल्ट्स लाइक मी। तो मैंने देखा है कि इन्होंने फ्रॉम द डे वन डेटा एनालिटिक्स पे बहुत ध्यान दिया। तो ऐसा नहीं होता कि आदिल भाई ये कर रहे हैं तो हमें भी ये करना है, या कोई XYZ बंदा जैसे आपने एग्जांपल्स दिए वो कर रहे हैं तो हमें करना है। यू हैव टू टेक अ रिस्क, यू हैव टू ग्रो योर बिजनेस, बट इन अ कैलकुलेटेड मैनर, सो दैट यू कैन एटलीस्ट सर्वाइव दैट। सर्वाइव करना ज़रूरी है। और D2C
सुहेल भाई, D2C इंडस्ट्री का मैं इंसाइट दूं आपको एक, कि अभी तक कैसे सिस्टम चल रहा था। D2C बोले तो ये ऑनलाइन, जिसको अगर D2C टर्म नहीं पता है तो डिजिटल फर्स्ट ब्रांड, यानी जो ऑनलाइन से स्टार्ट कर रहा है अपना बिजनेस और ब्रांड बना के बेच रहा है, उसको D2C ब्रांड बोलते। तो D2C ब्रांड में क्या होता था, लॉकडाउन से पहले या लॉकडाउन के बाद आपने कुछ कंज्यूमर ब्रांड बनाया, कुछ प्रोडक्ट बनाया, लॉन्च किया, आप बहुत ज़्यादा बर्निंग कर रहे हो, लॉस कर रहे हो, बट आप क्या करते थे, इन्वेस्टमेंट उठा लेते थे वेंचर कैपिटलिस्ट से, और फ्यूचर में प्रॉफिट करोगे उस प्रोजेक्शन के साथ आप फंड उठा लेते थे, और आपको बर्निंग के लिए वो फंड हेल्प करता था, और फिर आप बर्निंग करते थे, स्लोली आप प्रॉफिटेबल होते जाते थे। जो बहुत सारी कंपनी, जोमेटो भी यस, पूरी आप देखोगे तो बर्निंग करते करते अब प्रॉफिटेबल आई है। तो एक जर्नी होती है, तो ये करते थे लोग पहले। बट अभी का टाइम बताओ, आज D2C ब्रांड्स को वेंचर कैपिटलिस्ट फंडिंग नहीं कर रहे। अब उनका फोकस AI पे, ML मशीन लर्निंग पे चला गया, SaaS बेस्ड प्रोडक्ट पे चला गया, ऑटोमेशन, ये रोबोटिक, ये वो, उस सब चीज़ों में ज़्यादा वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, कंज्यूमर ब्रांड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो कल कोई सोचता था कि हम बहुत ज़्यादा पैसे जलाएंगे, बर्निंग करेंगे और फंडिंग ले आएंगे और फिर ग्रो करेंगे, तो वो दौर गया। आज मैं व्यूअर्स को बताऊंगा कि आज अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और ये सोच के कि बर्निंग करेंगे VC मिल जाएगा, तो भाई आज बहुत मुश्किल है। यस, धंधा बंद करना पड़ेगा आपको, हो सकता है। हाँ, बिकॉज हम ये सारी चीजें काफी क्लोजली एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये दो चीज बताऊंगा, एक तो ये कि डे वन से जो नंबर्स है अपने, जैसे देसी हम पहले दुकान पे करते थे ना, कि भाई आज कितने का गल्ला हुआ, और हाँ। गल्ले में से कितने रुपए के प्रोडक्ट गए और कितना रुपया हमारे पास बचा और कितना रेंट है, वो सब कैसे कैलकुलेट करते थे, वो अब ऑनलाइन वाले को डेली कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी तो सॉफ्टवेयर भी आ गए, हमने तो एक्सेल शीट पूरी बनाई हुई है ऑटोमेटिक, कि पूरी एक्सेल शीट अपडेट होती है, बट डेली देखना है कि प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो ये मेन चीज बताऊंगा, अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो या तो कम करो धंधा, या फिर बंद कर दो, ज्यादा और डूब जाओगे। बेटर है कि आप उसको बंद कर दो। मेरे यहाँ पे एक जानने वाले हैं, क्लाइंट भी है मेरे, पाकिस्तान के, उनका ब्रांड है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। उन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ कही थी ई-कॉमर्स के बारे में, उनका भी ई-कॉमर्स का ब्रांड है। वो बोले, मैं जब गुड्स बेचता हूँ ना, मैं बेचने से ज़्यादा खरीदने पे ध्यान देता हूँ। एग्जैक्टली, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसको बोलते हैं, कॉग्स। बोले मैं कॉग्स के अंदर के कॉग्स में घुसता हूँ। सही है। एक एग्जांपल दिया उसने, फॉर एन एग्जांपल मैं बात कर लूँ अत्तर की या परफ्यूम की बात कर लूँ, तो ये कैप है, ये कैप अगर फॉर एन एग्जांपल 10 रुपीज़ का है, तो मुझे ये 2 रुपीज़ में सेम क्वालिटी, 3 रुपीज़ में सेम क्वालिटी, 5 रुपीज़ में सेम क्वालिटी कैसे मिलेगी? बोले मैं कॉग्स अपना इतना दबा देता हूँ क्वालिटी को मेंटेन करके कि मुझे सेल करने में आसान हो जाती है। तो बोले आपकी जीत सेल्स में नहीं है, आपकी जीत परचेज में है, कॉग्स में है। सेम रॉबर्ट कियोसाकी की बुक्स हम पढ़ते थे ना, तो उसमें रियल एस्टेट के लिए भी वही बोलते थे, हाँ, कि एक्चुअली प्रॉफिट आप बेचने में नहीं बना रहे हो, खरीदने में बना रहे हो। एग्जैक्टली, खरीदने के टाइम पे आपने वो प्रॉपर्टी कितने नेगोशिएट करके ली, कितने सस्ते में ली, वो इम्पोर्टेंट है। उससे आपका डिसाइड हुआ कि आप कितना प्रॉफिट बनाने वाले हो। एक्चुअल प्रॉफिट तो आपने खरीदी में ही बनाया है। एग्जैक्टली। तो आदिल, वन लास्ट एक स्टोरी है जो क्वेश्चन के तौर पे मैं पूछूंगा। हम एक बार बैठे थे होटल 110 पे, एंड सडनली वी डिसाइडेड कि यार एक स्टोर होना चाहिए हमारा ई-कॉमर्स के साथ। हम दोनों ही बैठे थे शायद, और हमारे साथ हमारे जो अभी रिटेल के जो वो है आसिफ भाई, वो बैठे थे। तो एक ये है कि ये जो हमने रिटेल स्टोर की वो की, रिटेल स्टोर की सक्सेस स्टोरी कैसे जा रही है आपकी? क्योंकि मैं तो हर वीक देखता हूँ या एवरी मंथ देखता हूँ 28, 29, तो कैसे ये मैनेज कर रहे हो, कैसे जा रही है आपकी ये स्टोरी रिटेल स्टोर की? वो याद है मुझे कि हम स्विंग पे झूले पे बैठे हुए थे, हाँ, हाईवे के होटल पे, और एक दुकान बंद थी। हमने सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं, हाँ, और उसका रेंट भी कम था। पहला स्टोर हमने ओपन किया था 2021 अक्टूबर में, दूसरा स्टोर हमने लॉन्च किया था 2022 मई में, हाँ, विच इज 6-7 महीने के गैप में। 2022 मई में स्टोर ओपन करने के बाद फिर 2-3 महीने के बाद हमने सूरत, हाँ, मेरे ख्याल से सेकंड स्टोर इन्फिनिटी मॉल वाला था। हाँ, सेकंड स्टोर, पहला चिखली में, सेकंड स्टोर अंधेरी इन्फिनिटी मॉल, तीसरा सूरत में। और ये 3 स्टोर करने में हमको 2-2.5 साल लगे, और वो 2021, 22, 23 और 24, फिर ये 3 साल बैक टू टुडे। आज हम देखेंगे अपने 30 स्टोर है टोटल। अल्हम्दुलिल्लाह।
तो ये मैं हमेशा बहुत सारे लोगों को बताता हूँ कि आपको 1 लाख से 10 लाख करना मुश्किल है, उसके बाद फिर आसान है। 1 करोड़ से 10 करोड़ करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। इसी तरह से स्टोर्स वगैरह में मैं लोगों को बोलता हूँ, ये मेरे मेंटर ने, फ्रेंचाइजी के जो मेंटर थे उन्होंने समझाया था कि आदिल आप 1 से 10 स्टोर करने में बहुत मुश्किल होगी आपको, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा स्टोर कैसे ओपन हो रहा है। तो 1 से 5-10 स्टोर ओपन करने में हमको बहुत मुश्किल हुई। आज 30 स्टोर हो गए। अब स्टोर हर महीने 2 स्टोर ओपन होते हैं। बहुत सारे स्टोर्स हैं जो मेरे को पता नहीं, मैं कभी गया नहीं, लोकेशन पे ओपनिंग हो गया, लॉन्चिंग चल रहा है, तो इतना इजीली खुल रहा है। टीम मैनेज कर रही है, सारी स्टोर लोकेशन देख लेती है, ओपन कर लेती है, ठीक है। बहुत सारे स्टोर्स हैं जहाँ पे लॉन्चिंग हो गया, 1-1.5 साल हो गया, मैं अभी तक नहीं गया हूँ। तो और आदिल कादरी का मेन गोल अभी रिटेल स्टोर्स ही है। इंडिया में 111 स्टोर्स का टारगेट है, फिर बढ़ाएंगे क्योंकि अभी एक ये गोल है माइंड में, इसके Okay. पीछे भाग रहे हैं। बट पोटेंशियल है 200-500 स्टोर का इंडिया में। इस तरह से इंडिया, दुबई, सऊदी, यूके, यूएस, ये सब में भी स्टोर्स का हमारा प्लान बन रहा है, बट धीरे धीरे करेंगे। मैंने पूरा आज का पॉडकास्ट का ही वो था कि ग्रोथ करना है, स्टेबल ग्रोथ, प्रॉफिटेबल ग्रोथ करना स्टेबल ग्रोथ करना है और अपने सरप्लस फंड से उसको एक्सपांड करना है। और जो ऑनलाइन कर रहे हैं उनके लिए ये स्पेशली एक चीज़ है कि एक बंदा जो ऑनलाइन कर रहा है, ब्रांड बना रहा है, वो सिर्फ ऑनलाइन में पैसे नहीं बना सकेगा, उसको ओमनी चैनल करना पड़ेगा, उसको ऑफलाइन भी करना पड़ेगा, ऑनलाइन भी करना पड़ेगा, मॉल्स भी करना पड़ेगा, स्टोर धीरे धीरे होगा। हमने भी कोई अभी तक सरप्राइजिंगली बहुत बड़ा फंड अभी तक उठाया नहीं, सारा बूटस्ट्रैप ही किया है। सिर्फ हमने विनीता से 50 लाख अभी उठाया था शार्क टैंक में, बस वो भी ऐसे कैसे ही पड़ा है। तो ये 30 स्टोर खोले या आगे भी हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए फंड वगैरह लेने का कोई प्लान नहीं है, बूटस्ट्रैप कर रहे हैं। तो ये है एक सक्सेस स्टोरी आदिल कादरी की रिटेल्स। तो फ्रेंड्स, रिटेल के बारे में मैं एक और बात बताऊंगा आपको कि रिटेल की जो फर्स्ट स्टोर, सेकंड स्टोर, थर्ड स्टोर, देयर वर मेनी टीजिंग प्रॉब्लम्स। आई वाज देयर, आई वाज विटनेसिंग इट बिकॉज आई वाज कंसल्टिंग देम। आदिल भाई ने और टीम ने, आदिल भाई के भाई ने, असीम भाई ने, इन्होंने इंटरनल कंट्रोल्स इतने स्ट्रांग बनाए ना, और सबसे बहुत ही अच्छी चीज़ जो इन्होंने की है ना कि एवरीथिंग इज़ ऑन पेपर, एवरीथिंग इज़ ऑन पेपर। हमें एवरीथिंग ऑन पेपर रखने की वजह से हमारा मैनेजमेंट जो है ना वो बहुत इजी हो गया। वी डिडंट केयर अबाउट इनकम टैक्स, वी डिडंट केयर अबाउट जीएसटी, कुछ भी। हमने जो था लीगली, दुकान पे आओ, बिल लो, सारा पे करो। इसकी वजह से क्या हो गया ना, हमारी ये जो 30 स्टोर का जो सक्सेस भी है ना, 30 स्टोर और जो 111 बोल रहे 200 करेंगे इंशाल्लाह, उसका रीज़न है इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग रखना। तो ऐसे ही आदिल भाई ने 30 नहीं कर दिया, उसके पीछे भी बहुत मेहनत लगी है और काफ़ी लोगों की मेहनत लगती है इसमें इंटरनल कंट्रोल सेट करने में। इंपॉर्टेंट चीज़ है माइंडसेट और चीज़ों को एक्सेप्ट करना कि नहीं, और एसओपीज सेट करनी है आपको। आज हम बैठे हुए ना, दुबई में बैठे हैं, म्यूजियम पे शूट कर रहे हैं, बट काम चल रहा है वेबसाइट। और ये फनी इंसिडेंट हर जगह होता है, खास करके अपने मेमन भाइयों में। हाँ, स्टोर लॉन्चिंग में आते हैं, स्टोर ओपनिंग में आते हैं, पूछते हैं आदिल भाई इडा इंडिया भाव है ना कि पप्पा है ना, यानी मुझे भी पूछते इधर आपके फादर बैठेंगे, आपके भाई बैठेंगे, कौन बैठेगा? अरे मैं बोलता हूँ अल्लाह के बंदे हैं, वो हम नहीं बैठते, हमको जरूरत नहीं बैठने की, 30 स्टोर है, हर जगह कैसे जाएंगे? हाँ, तो वो कैसे चलता है ऑटोमेशन में? वो सिस्टम्स होती है जो आपने बनाई है भाई। एक स्टोर मैनेजर का कंसेप्ट होता है, वो आपने बनाया। एक कॉमन फर्नीचर का कंसेप्ट होता है जो आपने बनाया। एक कॉमन सेल्स ट्रेनिंग का कंसेप्ट होता है, वो आपने बना के दिया है कि भाई आज एक प्रोडक्ट के बारे में जो फीचर है, वो अगर आज सूरत वाला बंदा बोल रहा है तो अहमदाबाद वाला बंदा सेम स्टोरी बोलेगा, राजकोट में भी आपको सेम फीचर सुनने मिलेंगे। तो वो अलाइनमेंट है, वो सिस्टम्स है, ठीक है, वो बनाने में टाइम जाता है, बट वो जब बन जाता है तो आदिल भाई को, असीम भाई को, सुहेल भाई को दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है। वो ये सही है कि भी ऑपरेट कर सकते। हाँ, क्योंकि ये एक्सपीरियंस तो मैंने भी किया है कि आप दुबई में हो तो इंडिया की ऑफिस कैसे चल रही है। अरे भाई सिस्टम बना गया है। इंडिया की मैं शायद मानूंगा इकलौती ब्रांड हूँ, मैंने बहुत रिसर्च कर लिया, आपके पास कोई ब्रांड हो तो बताना। मैं इकलौती इंडिया की अत्तर ब्रांड हूँ जो अत्तर बॉटल में भर के नहीं देता दुकान में। एग्जैक्टली। क्योंकि जब फ्रेंचाइजी ओपन करनी थी ना, तो सबसे पहला सवाल यही आया था कि यार इसमें चोरी बहुत होगी, होती है यार अपने इंडिया में, क्या इसमें बोलने में क्या वो करेंगे क्या यार। अब ये जो ऑयल भर के हम कंटेनर में देंगे तो उसका वो बारकोडिंग, वो हिसाब किताब कैसे रहेगा, चोरी होगी। और मुझे सबसे बड़ा हमेशा एक फियर रहता है ब्रांड डैमेज का, कि मैं अपनी ब्रांड डैमेज नहीं करना चाहता। और मेरे लिए एक चीज़ थी कि वो जो कंटेनर में
मैं आदिल कादी का शनाया भेजूंगा, वो खत्म होने के बाद अंदर आदमी ने क्या भर दिया है और क्या बेच दिया है वो तो कस्टमर भी नहीं जानता और मैं भी नहीं जानता। तो वो सारे फ्रॉड से बचने के लिए हमने सोचा था, और हमारी बहुत बहस भी हुई थी इसमें कि ये हम अत्तर अगर नहीं भरेंगे ये वो तो धंधा कैसे चले, सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे फादर है तो थोड़ा पुराना नहीं सोच, बट हमने बोला हम नहीं ये कर। ये एक शॉर्ट स्टोरी थी अपनी, जो शायद हो सकता है कि बहुत पब्लिक को इंटरेस्टिंग नहीं लगे, बट हमारी स्टोरी है तो इंटरेस्टिंग है हमारे लिए तो। बट बहुत स्ट्रगल देखिए सुहेल भाई, बहुत सारी चीज़ें देखी, और अब हम चाहते हैं कि हम लोगों की हेल्प करेंगे, और सून शायद एक बड़ा धमाका भी देखने मिलेगा। इंशाल्लाह। शार्क टैंक हुआ था वो अब पब्लिक को भी मौका मिलेगा कि पब्लिक शेयर खरीदे। देखो क्या टाइम क्या बताता है, क्या चीज़ें होती है। देयर इज समथिंग बिग कमिंग अप, आई ऑलरेडी नो कि क्या आने वाला है। आई कैन नॉट डिस्क्लोज, वो आदिल भाई खुद अपने मुंह से डिस्क्लोज कर लेंगे, वो मैं नहीं कर सकता डिस्क्लोज, बीइंग अ कंसल्टेंट एंड एथिक्स एंड ऑल, तो मैं नहीं करूँगा। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा आदिल हमारा जो आज का डिस्कशन था। इट वाज बिजनेस, मोटिवेशन, स्टोरी, एवरीथिंग अ मिक्सचर, अ काइंड ऑफ अ यूनिक कन्वर्सेशन। बिकॉज क्या होता है ना कि मैंने कैजुअली चालू तो किया, आदिल ने उसको एकदम इनफॉर्मल कर दिया, फिर जब दो भाई बैठ के बात कर रहे होते हैं तो बातें भी इस तरह की ही निकलती हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हमारा कन्वर्सेशन रहा। थैंक यू आदिल, स्पेशली फॉर गिविंग टाइम, थैंक यू। बिकॉज मैंने देखा आपका स्केड्यूल बहुत बिजी था दुबई में, और आपने इस बार मेरी दावत भी नहीं ली है खाने की, इसलिए उससे मैं नाराज़ भी हूँ आपसे, बट स्टिल थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग टाइम। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग इनसाइट्स थी जिसमें हम बिज़नेस की बात तो कर ही रहे थे, बट हम मोटिवेशन की बात कर रहे थे, और काफ़ी ऐसे इंसाइट्स आदिल ने दिए, सक्सेस, फेलियर, और जो बंदा इसको कर चुका होता है और जो इससे गुजर चुका होता है, उससे मुझे नहीं लगता कि उसके अलावा कोई इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकता है। फिर जैसे आदिल ने कुछ पॉइंट्स कवर किए, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स या इन्फ्लुएंसर्स या एनीथिंग, जो बंदा वो लाइफ जीता है ना, या जो बंदा वो लाइफ कर चुका होता है ना, उससे बेहतरीन मोटिवेटर कोई नहीं हो सकता। सो थैंक यू वेरी मच, टिल देन गुड नाइट एंड हैव अ नाइस डे।